हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक सिंह अनवाल सिविल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग। यहाँ पे मैंने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई, या फिर आपका स्टेट एई या जेई की एग्ज़ाम। इवन फॉर ईएसी एंड गेट इट विल बी वेरी हेल्पफुल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे चैनल का नाम है विवेक सिंह अनवाल सिविल, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका रोड्स का डेवलपमेंट हुआ था, जो हमारी एंशिएंट टाइम से जो रोड डेवलपमेंट हुआ है, उसका ऑर्डर इन्होंने पूछा है। तो आप इसको ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। और अब आपने वीडियो को अनपॉज किया है तो इसका मतलब आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। जो आपकी सबसे पहले डेवलपमेंट हुई थी रोड्स की, जो एंशिएंट टाइम पे आपकी सबसे एंशिएंट वाली डेवलपमेंट थी रोड्स की, वो आपकी रोमन रोड्स हुई थी। रोमन रोड्स वर द फर्स्ट रोड्स टू बी डेवलप्ड फॉर द मिलिट्री पर्पस। और इसके फीचर्स की कुछ बात करें तो ये स्ट्रेट थी रिगार्डलेस ऑफ द ग्रेडियंट। लाइक अगर आपका टेरेन ऐसा आ गया है कि वहाँ पे आपकी पहाड़ टाइप का है तो वहाँ पे इनको कटिंग करनी पड़ती थी। और लेट से आपका अगर टेरेन थोड़ा डिप्रेशन में आ गया है तो वहाँ पे इनको फिलिंग करनी पड़ती थी। तो मतलब ये रोड को हमेशा स्ट्रेट बनाते थे रिगार्डलेस ऑफ द ग्रेडियंट। ये फीचर था रोमन रोड का। देन उसके बाद सेकेंड ऑर्डर आपका आता है ट्रसगेट रोड का। ये आपकी सेकेंड रोड थी। देन उसके बाद आपका आता है टेलफर्ड रोड। यहाँ पे भी कुछ फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो आपका रोमन रोड था, यहाँ पे कोई भी इन्होंने ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं दी थी। मतलब आपका जो रोड था वो एकदम स्ट्रेट था, कोई भी इन्होंने क्रॉस स्लोप नहीं प्रोवाइड किया था। जैसे ये अगर कोई आपकी रोड है तो यहाँ पे इन्होंने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर रखा है कि अगर रेन आएगी तो इजीली पानी यहाँ से बह के निकल जाएगा। ड्रेनेज की फैसिलिटी इस टाइप की नहीं थी यहाँ पे रोमन रोड में। और फिर ट्रेसगेट रोड आई आपकी। ट्रेसगेट रोड में इन्होंने ड्रेनेज का ध्यान रखा और यहाँ पे इन्होंने सरफेस के ऊपर 1/45 का क्रॉस स्लोप दिया। ये आपको ध्यान रखना है। बट जो आपकी सबग्रेड थी, मतलब जैसे ये आपकी रोड होती है, जो आपका रोड की नीचे वाली लेयर्स होती है, उसमें जो आपकी सबसे बॉटम मोस्ट लेयर होती है जो ग्राउंड के अंदर होती है, उसको सबग्रेड कहते हैं। यहाँ पे सबग्रेड में कोई क्रॉस स्लोप नहीं थी। तो ये भी एक फीचर है ट्रांसगेट और रोमन रोड का। इनफैक्ट जो टेलफर्ड रोड थी वहां पे भी आपकी सबग्रेड के अंदर कोई क्रॉस स्लोप नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद आपका ऑर्डर आता है मैकएडम रोड। यहाँ पे इन्होंने ड्रेनेज का ध्यान रखा मैकएडम रोड में। यहाँ पे इन्होंने रोड की सरफेस पे भी 1/36 का क्रॉस स्लोप दिया। साथ ही में जो सबग्रेड था आपका, सबग्रेड में भी इन्होंने प्रॉपर क्रॉस स्लोप दिया ताकि पानी ड्रेन आउट कर जाए इजीली। यहाँ पे सबग्रेड में भी इन्होंने ड्रेनेज के प्रोविजन रखे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैकएडम का आप थोड़ा करेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैकएडम के लिए जो 1/36 का क्रॉस स्लोप था वो सॉइल जो आपकी पेमेंट की सबग्रेड में दिया गया था, मतलब बॉटम मोस्ट पार्ट में। और आपका सरफेस पे तो इन्होंने ड्रेनेज दिया ही था। ये एक स्पेशल चीज थी मैकएडम की।
साथ ही में जो आपका ये तीन थे, पहले तीन रोमन, ट्रेसगेट और टेलफर्ड, में कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे कि आपका जो सबग्रेड था वो लेवल था, मतलब सबग्रेड में इन्होंने कोई भी ड्रेनेज प्रोविजन नहीं दिया था। दूसरी चीज ये कि रोमन रोड, ट्रेसगेट और टेलफर्ड में क्या कर रहे थे ये लोग कि जो बॉटम मोस्ट जो लेयर थी आपकी, बॉटम में एकदम ये बड़े बड़े हैवी फाउंडेशन स्टोन्स प्रोवाइड कर रहे थे, ये सोच के कि नीचे वाली लेयर पे ज़्यादा लोड आएगा, ज़्यादा स्ट्रेसेस आएंगे। बट ये एकदम गलत हुआ जब मैकडम ने इस बात को बताया। तो मैकडम ने यहाँ पे डिस्कवरी करी कि जो बॉटम है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी आपकी, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी जैसे ग्राउंड में, तो आपके वहाँ पे बड़े स्टोन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रेसेस होते हैं वो रिड्यूस होते हैं डेप्थ के साथ। सो यहाँ पे इन्होंने मैकडम ने फाउंडेशन के अंदर स्मॉल स्टोन्स को नीचे रखा। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा पी ऑप्शन। और जो CBR है ये आपके रिसेंट डेवलपमेंट, लाइक इसका फुल फॉर्म है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। सो ये रिसेंट आपकी डेवलपमेंट है। सो इसका लास्ट में आएगा, मतलब इसका सबसे लेटेस्ट आएगा, ओल्ड टू न्यू हमने अरेंज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बी आंसर हो जाएगा। सो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पे इन्होंने पूछा है द मोस्ट एक्सेसिबल रोड इज। सो जो आपका मोस्ट एक्सेसिबल रोड होता है वो आपका विलेज रोड होता है। रीजन बिंग, विलेज रोड में आपकी कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखी हुई प्रोवाइड करनी होती है इन लोगों को, तो विलेज रोड में आपकी मोस्ट एक्सेसिबल ये रहेगा। साथ ही में जो आपका नेशनल हाईवे है वो आपकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है। लाइक ये आपका जयपुर हो गया, ये आपका दिल्ली हो गया। तो इस तरह से नेशनल हाईवे आपको इंपॉर्टेंट सिटीज़ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके देगा, बट इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो विलेज रोड से कम है। सो यहाँ पे सबसे कम एक्सेसिबल आपका नेशनल हाईवे रहेगा, देन उसके बाद आपका स्टेट हाईवे, उसके बाद आपका स्टेट हाईवे इससे ज़्यादा एक्सेसिबल रहेगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इससे ज़्यादा एक्सेसिबल रहेगा, और सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल आपकी विलेज रोड रहेगी। सो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पे इन्होंने लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे पूछा है एज पर थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। तो आपको थर्ड 20 ईयर रोड प्लान की जो लेंथ निकालने के फॉर्मूलाज है वो पता होना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रोड प्लान कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है और उनके फीचर्स क्या क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका थर्ड 20 ईयर रोड प्लान है वो आपका लखनऊ रोड प्लान है। और यहाँ पे जो आपका जो फॉर्मूला होता है, लाइक टोटल लेंथ के लिए आप कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है आपका 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स प्लस विलेजेस, या फिर रोड डेंसिटी इंटू एरिया। रोड डेंसिटी आपकी होती है 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इंटू एरिया, एरिया जो आपको गिवन होगा वो। सो इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो आपकी टोटल लेंथ देगा। देन उसके बाद आपका लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे हम कैलकुलेट करते हैं एरिया डिवाइड बाय 50। सो एरिया आपका कंट्री का या फिर जो आपको गिवन एरिया होगा किलोमीटर स्क्वायर में वो रहेगा। सो A/50 से हम नेशनल हाईवे की लेंथ निकाल लेंगे। देन इसके बाद आपका स्टेट हाईवे का फॉर्मूला रहेगा A/25 या फिर 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। सो इनमें से जो भी मैक्सिमम रहेगा वो आपकी स्टेट हाईवे की लेंथ रहेगी। देन उसके बाद आप हम निकाल सकते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो कि आपका रहेगा 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स
या फिर a अपॉन 12.5, सो इनमें से जो भी मैक्सिमम रहेगा वो आपकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का लेंथ निकल के आएगी। देन उसके बाद फिफ्थ हम निकालते हैं अदर रोड्स, जो कि रहेगी आपकी टोटल लेंथ में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ को। तो यहाँ से टोटल लेंथ आपकी निकल जाएगी। सो ये आपको ध्यान में रखने फॉर्मूले। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड भी किया सोल्यूशन में। जो आपका फर्स्ट 20 ईयर प्लान है उसको नागपुर प्लान कहते हैं। देन उसके बाद आपका सेकंड 20 ईयर प्लान है उसको बॉम्बे, थर्ड 20 ईयर प्लान को लखनऊ कहते हैं। साथ ही में आपको डेट, इनका ड्यूरेशन भी याद रखना है। जो आपका फर्स्ट 20 ईयर प्लान था वो 1943 में स्टार्ट हुआ था और 1963 तक चलना था, बट उसका कंप्लीशन 2 साल पहले ही हो जाता है 1961 में। सो जो आपका सेकंड 20 ईयर प्लान था वो 1961 से स्टार्ट हुआ और उसमें 20 ईयर्स तक वो चलता है और 81 में वो खत्म हो जाता है 1981 में। देन उसके बाद आपका थर्ड स्टार्ट होता है 1981 में और 20 ईयर्स तक चलने के बाद 2001 में खत्म हो जाता है। साथ ही में आपको रोड डेंसिटी भी ध्यान रखनी है, लाइक 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर नागपुर के लिए है, बॉम्बे के लिए आपका 32 है पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। देन उसके बाद आपके 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 100 किलोमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है तो इनका टारगेट था कि 100 किलोमीटर के एरिया में ये लोग 82 किलोमीटर का जो आपकी रोड लेंथ है वो प्रोवाइड करें। साथ ही में जो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था वो आपका नागपुर वाले रोड प्लान में यूज किया गया था, तो ये भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में टोटल जो लेंथ थी आपकी थर्ड ईयर प्लान के अकॉर्डिंग वो 2000 किलोमीटर थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ रोड को इन्होंने क्लासीफाई किया, लाइक 3 टाइप में इन्होंने किया। प्राइमरी रोड जो कि आपकी एक्सप्रेस हाईवे प्लस नेशनल हाईवे को मिला के बनी। देन उसके बाद आपकी सेकेंडरी रोड्स जो कि स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को मिला के बनी। देन उसके बाद आपका टर्शरी रोड्स या रूरल रोड्स कह लो, वो आपके विलेज रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को मिला के बनी। सो ये क्लासिफिकेशन भी पूछता है। सो ये सब पूरी टेबल आपको ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको ट्राई कीजिए। तो आपने वीडियो अनपॉज कर लिया है तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन सर्वे ऑफ द रोड सॉइल प्रोफाइल सैम्पलिंग इज डन अप टू ए डेप्थ ऑफ 1 to 3 मीटर बिलो एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस। सो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ग्राउंड के नीचे कौन सा जो आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन चलता है हमारा ड्यूरिंग द रोड कंस्ट्रक्शन, वो कौन से स्टेज ऑफ सर्वे में आता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो आपका प्रिलिमिनरी सर्वे रहेगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी सर्वे में ही हम लोग ये डिटेल एनालिसिस करते हैं, लाइक जो वहाँ की सॉइल की प्रॉपर्टीज है उन पे टेस्ट करना, सॉइल की डिफरेंट टेस्ट वगैरह की, उसका बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, सेटलमेंट कितनी हो रही है, वो सब आपके प्रिलिमिनरी स्टेज में होती है। और यहाँ पे जो स्टेजेस होती है आपकी सर्वे की, वो आपकी लाइक फर्स्ट स्टेज आपकी मैप स्टडी होती है कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि आपको रोड बनानी है, तो आपने मैप उठाया और मैप से आपने ओरिजिन और डेस्टिनेशन मिलाया। लेट से ये आपके पास मैप है और आपने देखा कि हमें यहाँ से यहाँ रोड निकालनी है, तो आपने मैप्स के थ्रू वेरियस अलाइनमेंट्स बनाने की कोशिश करी कि कौन सा अलाइनमेंट बेस्ट रहेगा। यहाँ पे लेट से एक रिवर फ्लो कर रही है तो आपने मैप देख के ये अलाइनमेंट कैंसिल कर दिया कि मैप स्टडी से ही पता कर लिया कि ये हम सूट नहीं करेगा हमें। और यहाँ पे लेट से यहाँ पे कोई विलेज है तो इसको आपको कनेक्टिविटी देनी है, तो आपने यहाँ से पास होते हुए रोड को निकाला, तो लेट से आपने ये रोड चूज किया। साथ ही में यहाँ पे भी एक विलेज है, तो ये दोनों विलेज की यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल गई। बट आप जब आप फील्ड पे जाते हैं, सेकंड स्टेप होता है आपका रेकनेंस सर्वे, जिसे रेकी भी बोलते हैं।
तो आपने ये जो दो अलाइनमेंट सेट चूज किए थे, आपने इनको जाके फील्ड पे वेरीफाई किया, तो आपको वहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे जो आपकी ये रूट है ये इतना फिजिबल नहीं है। यहाँ पे लेट से कोई ग्रेडियंट आ रखा है, कोई पहाड़ है छोटा, तो आपको उसे काटना पड़ेगा, तो वो काफ़ी अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल वो चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको रिजेक्ट कर दिया और आपने इस वाले अलाइनमेंट को चूज कर लिया। तो ये सब चीज़ें जब आप फील्ड में गए उसके बाद आपको पता लगता है, तो वो आपके रेकनेंस सर्वे में आता है। देन उसके बाद आपका थर्ड जो होता है आपका, जब आपकी अलाइनमेंट फिक्स हो जाती है कि हाँ यहाँ से रोड निकालना है, तो आप फिर अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लाइक आपकी सॉइल टेस्टिंग वगैरह। तो वो आपके प्रिलिमिनरी सर्वे में आता है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन करते हैं, पूरा प्रोसेस आपका रहता है रोड डिज़ाइनिंग का। जब आप एक कोई अलाइनमेंट निकालते हैं रोड का, डिफरेंट अलाइनमेंट्स पे चूज़ करना होता है, तो ये आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है। सो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको ट्राई कीजिए। वीडियो को अनपॉज कर लिया है, इसका मतलब आपने ट्राई कर लिया होगा। सो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न इन्होंने पूछा है कि कौन से रोड प्लान में अडॉप्ट किया गया था। तो अभी हमने देखा था जो आपका स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था वो आपका नागपुर रोड प्लान में अडॉप्ट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। सो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कह रखा है, 3 न्यू रोड्स आर प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड इन एन एरिया, जिसका डेटा यहाँ पे गिवन है। रोड ए जो कि आपका रोड पी है, जो कि 20 किलोमीटर लेंथ की है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ विलेजेस ये सर्व कर रही है, लाइक लेस देन 2000, ये 8 विलेजेस है लेस देन 2000 पे, ये इस वाले के लिए है। और 2000 से 5000 वाली आबादी के कितने गांव हैं, 6 गांव हैं। सिमिलरली मोर देन 5000 आपका एक गांव है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट रोड्स दे रखी है पी, क्यू और आर, और आपको पूछा है कि इनमें से मैक्सिमम यूटिलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या रहेगा, कौन सी वाली आपकी अलाइनमेंट बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, तो आप ट्राई कीजिए। सो आपने ट्राई कर लिया होगा, तो इसका हम आंसर देखते हैं। सो यहाँ पे आपको यूटिलिटी ऑफ रोड पर रोड लेंथ आपको निकालना पड़ेगा हर रोड के लिए। तो अगर पी वाले के लिए हम बात करें, तो यहाँ पे आप लेट से लेस देन 2000 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर असाइन करते हैं। वो फैक्टर आप यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। और साथ ही में जो आपका नेक्स्ट वाला पॉपुलेशन रेंज रहेगी, उसमें आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलिए। तो लेट से जो आपका फर्स्ट वाला है लेस देन 2000, यहाँ पे हम फैक्टर 0.5 कर लेते हैं। सो आपकी जो यूटिलिटी बनेगी वो बनेगी आपकी 8 इंटू 0.5 प्लस, देन इसके बाद आपका नेक्स्ट रेंज है 2000 से 5000। तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फैक्टर को, तो 0.5 इंटू 2 करेंगे तो आपका 1 होगा। सो आपका 6 इंटू 1 हो जाएगा। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका रहेगा 1 इंटू फैक्टर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो उसको ऐड करेंगे आप, तो टोटल निकालेंगे, और देन उसके बाद आप इसको इसकी रोड लेंथ से भी डिवाइड करेंगे, जो कि 20 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आपको पी क्यू के लिए भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पे यूटिलिटी फैक्टर पर रोड लेंथ आपकी जो निकलेगी वो निकलेगी 19 इंटू 0.5। देन उसके बाद आपका 8 इंटू 1, क्योंकि हमने 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन उसके बाद आपका 4 इंटू 2, सो ये टोटल हो गया। देन डिवाइड बाय इसकी रोड की लेंथ जो होगी आपकी 18। सो इस तरह से आपको निकालना है और कैलकुलेट करना है। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ वैल्यूज जो भी आ रही है आपकी, ताकि आप वो टैली कर सके। सो फर्स्ट वाले की आपकी आ रही है 8 इंटू 0.5 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 20। फर्स्ट वाले के लिए आ रही है आपकी 0.6।
सेकेंड वाले की हम निकालते हैं 19 इंटू 0.5 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रोड लेंथ जो आपकी है 18, तो ये आ रही है आपकी 1.41667। सिमिलरली फॉर क्यू के लिए आप निकालेंगे तो वो आपकी आएगी 7 इंटू 0.5 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रोड लेंथ जो कि है आपकी 12 किलोमीटर। तो यहाँ से आपका आएगा 1.0416। सो आप देख सकते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू पर यूनिट रोड लेंथ जो है आपकी, वो आपकी क्यू के लिए निकल के आ रही है, सॉरी यार था, और जो आपकी सबसे लीस्ट जो आपकी निकल के आ रही है वो पी के लिए निकल के आ रही है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो आपकी सबसे ज़्यादा आपकी क्यू के लिए है, देन उसके बाद आपकी आर के लिए है, और सबसे लीस्ट आपकी पी के लिए है। तो आपका जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि आप सबसे पहले क्यू को प्रेफर करें, देन उसके बाद आप आर को, देन उसके बाद आपको पी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये जो ट्रिक है ये हम यूज करते हैं जब हमें वेरियस अलाइनमेंट्स गिवन हो, लाइक यहाँ पे 3 अलाइनमेंट है, रोड की 3 ऑप्शन हमें गिवन थे और हमें कैलकुलेट करना था कि कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उस सेंस में हम इसे कैलकुलेट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप लोग इसे ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। सो अब आपने वीडियो अनपॉज किया है तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब। सो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वाइल ड्राइविंग एट स्पीड ऑफ 30 kmph अवेलेबल फ्रिक्शन 0.4 गिवन है, down the gradient the driver requires a braking distance twice that required for stopping the vehicle when he travels up the same gradient। तो यहाँ पे इन्होंने ग्रेडियंट की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं। पहला, जब आपकी व्हीकल अप द ग्रेडियंट जा रही होगी, तो यहाँ पे जब आपकी व्हीकल अप द ग्रेडियंट मूव कर रही होगी तब आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना है। और दूसरा केस, जब आपका व्हीकल डाउन द ग्रेडियंट मूव करेगा, उस केस में आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालनी है। इसको हम नेम देते हैं SSD1 और SSD2। सो यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल मैं बात कर लूँ, वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, पर इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे जब आपका व्हीकल अप द ग्रेडियंट चलेगा तो वहाँ पे जो आपकी नॉर्मल SSD होती है, दैट इज अगर ये व्हीकल अगर प्लेन रोड पर मूव कर रहा होता तो जो SSD निकल के आती, उसके कंपैरिजन अगर हम करें इन 2 केसेस में, तो जो आपका SSD1 है वो आपका कम निकल के आएगा इस वाले SSD से। रीजन बीइंग, जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसका वेट का एक कंपोनेंट इसके मोशन को अपोज करेगा। सो इसलिए जो डिस्टेंस है वो कम निकल के आएगा SSD1। और यहाँ पे उल्टा केस हो जाएगा, यहाँ पे वेट का कंपोनेंट इसको हेल्प करेगा डाउन द ग्रेडियंट, इसके मोशन के टुवर्ड्स मोशन के डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा वेट का कंपोनेंट। सो यहाँ पे आपकी SSD2 SSD से ज़्यादा निकल के आएगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर ये वेट है आपका और ये आपका नॉर्मल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बनाता है, तो ये एंगल भी आपका अल्फा रहेगा। सो आपका यहाँ पे एक्ट करेगा W cos अल्फा और यहाँ पे एक्ट करेगा W sin अल्फा। सो ये W sin अल्फा ही है जो इस वाले केस में तो अपोज करेगा मोशन को, और इस वाले केस में ये हेल्प करेगा मोशन के अंदर। तो यहाँ पे SSD2 ज़्यादा निकल के आएगी, SSD2 आपकी ज़्यादा रहेगी SSD से, और आपकी SSD1 सबसे कम रहेगी। और आपको SSD का फॉर्मूला पता ही है, लाइक इट इज़ द सम ऑफ लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं 0.278 V इंटू रिएक्शन टाइम प्लस V² अपॉन 254 इंटू फ्रिक्शन। सो ये आपका नॉर्मल प्लेन रोड पे है, और अगर आपका ग्रेडियंट हो तो वहीं पे आपका जो फॉर्मूला चेंज हो जाता है वो आपका हो जाता है SSD
यहाँ पे अगर मैं इसको लैग डिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दूं तो आपका वो हो जाएगा v² अपॉन 254 f प्लस माइनस n। ये n है आपका परसेंटेज ग्रेडियंट। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने ये लैग डिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया है, सिर्फ ये ब्रेकिंग डिस्टेंस ही है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल ड्राइविंग एट स्पीड ऑफ 30 kmph डाउन द ग्रेडियंट द ड्राइवर रिक्वायर ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसने ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करी है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो आपका लैग डिस्टेंस था इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया था, क्योंकि दोनों केसेस में कैंसिल हो जाएगा। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस यहाँ पे कह रहा है ट्वाइस है जब व्हीकल अप द ग्रेडियंट जाएगा। सो यहाँ पे हम पेन चेंज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एसएसडी आपका एसएसडी डाउन, डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, एसएसडी डाउन इज 2 टाइम्स एसएसडी अप। तो ये आपकी इक्वेशन रहेगी और इसको सॉल्व करके आपको निकालना है। तो यहाँ पे इक्वेशन रहेगी आपकी, इसको फॉर्मूला डालते हैं यहाँ पे v²/254 एफ आपका 0.4, अब के लिए यहाँ पे हम प्लस एन लेंगे इक्वल्स टू 2 टाइम्स v²/254 एफ माइनस एन। एन ये आपका परसेंटेज में है। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे 2 और 254। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आना चाहिए, मैंने आंसर निकाला नहीं है, आप निकाल लेने यहाँ से सॉल्व करके। इसको सॉल्व करें तो अगर इसको यहाँ पे लाएं, स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, ये इस साइड पे अगर हम लाएंगे तो 0.4 माइनस एन इक्वल टू 2 टाइम्स 0.4 प्लस एन। यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.8 हो जाएगा ये, और यहाँ पे जाके 3n इक्वल टू यहाँ पे शायद थोड़ी मिस्टेक करी हमने। एक बार इसको मैं दोबारा से यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं साफ नीट एंड क्लीन वे में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको भी रब कर देता हूँ मैं, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वाला। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वाइल ड्राइविंग एट स्पीड 30 kmph डाउन द ग्रेडियंट द ड्राइवर रिक्वायर्स ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्वाइस द रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस व्हेन ही ट्रेवल्स अप। तो एसएसडी आपका डाउन जो है वो 2 टाइम्स है एसएसडी आपका अप वाले केस में। सो यहाँ पे एसएसडी डाउन के लिए हो जाएगा आपका v²/254 एफ। जब आप डाउन जाएंगे तो आपकी एसएसडी ज़्यादा निकल के आएगी, तो मतलब यहाँ नीचे माइनस साइन रहेगा, माइनस एन, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर में से कुछ घटाएंगे तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए एसएसडी डाउन तभी ज़्यादा आएगा जब आप यहाँ पे माइनस रखेंगे, और देन इसके बाद यहाँ पे 2 इंटू v²/254 एफ प्लस एन। तो ये आपका हो गया। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो v²/254 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर इस साइड लाएंगे तो f प्लस एन इक्वल्स टू 2 इंटू एफ माइनस एन, और इसको हम लिख सकते हैं -2n को इधर एक तरफ लाएंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 3n इक्वल्स टू f, जो आपका 0.4 गिवन है। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 0.4/3।
सो ये आपका परसेंटेज में है, सो डिवाइडेड बाय 100। सो इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, तो ये होता है आपका 300/0.4। 1.33 इंटू 10⁻³ सो ये n की वैल्यू हो गई आपकी, और परसेंटेज में निकालेंगे तो इनको 100 से मल्टीप्लाई किया अगर, तो ये आपका आएगा 2/15 या फिर 0.133। सो इसको परसेंटेज में अगर आप निकालेंगे इंटू 100 करके, तो ये आपका 13.33 आएगा। सो ये आपका एन वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा गेट लेवल का है, और इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपके एसएससी जेई की मीन्स में, जूनियर इंजीनियर मीन्स में पूछा जा सकता है। तो इस टाइप का इवन प्रीलिम्स में पूछ सकता है आजकल, तो लेवल प्रीलिम्स का भी कम नहीं है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए क्वेश्चन को। सो आपने वीडियो अनपॉज की है, तो लेट्स सी क्या कह रहा है क्वेश्चन। असर्शन और रीजन टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे असर्शन में कह रहा है कि रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ रोड विद द क्राउन एज पिवट इज नॉट जनरली प्रेफर्ड फॉर अचीविंग नीडफुल कैंट एट द हॉरिजॉन्टल कर्व। रीजन में कह रहा है लोअरिंग ऑफ द लोअर एज इंटरफेयर्स विद द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द रोड। सो रीजन में क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये आपकी जो पेमेंट है, अगर इसको आप इनर एज, ये आपका इनर एज है और ये आपका आउटर एज है, ये कह रहा है कि लोअरिंग ऑफ द एज इंटरफेयर विद द, अगर आप इसको रोटेट करते हैं इनर एज के अबाउट, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से बनानी पड़ेगी और यहाँ पे कुछ कटिंग करनी पड़ेगी इनर वाली साइड में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपकी रेनफॉल होती है, तो आपका वाटर जो है वो आपका यहाँ पे कटिंग वाले एरिया में इकट्ठे होने के चांस है। सो इसलिए हम प्रेफर नहीं करते हैं अगर हम सेंटर के अबाउट इसको रोटेट करेंगे। सो ये एक फैक्टर हमें ध्यान में रखना होता है। और असर्शन में क्या कह रहा है कि रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द रोड विद द क्राउन एज अ पिवट इज नॉट जनरली प्रेफर्ड फॉर अचीविंग द नीडफुल कैंट एट द हॉरिजॉन्टल कर्व। सो फर्स्ट वाले असर्शन में क्या हो रहा है कि जब आप सुपर एलिवेशन अटेन करते हैं, लेट से ये आपकी रोड है, इनिशियली लेट से आपकी ये इस तरह की स्थिति, और आपको यहाँ पे ये आपका नॉर्मल केम्बर प्रोवाइड था ताकि आपका ड्रेनेज की फैसिलिटी रहे, रेनफॉल का पानी इजीली यहाँ से बह जाए। तो आपको सुपर एलिवेशन देना है, तो आप क्या करेंगे, दो तरीके से आप दे सकते हैं। पहला तो ये कि जो आपका क्राउन है, मतलब ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है सेंटर का, इसको पहले तो एलिमिनेट करेंगे। तो आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं इसको, आप इसको यहाँ से आउटर एज आपको रेज करना है, और इसको रेज करना है कब तक, जब तक ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। फिर उसके बाद आपको इसे और रेज करना है ताकि आप रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच जाए। सो ये वाले फैक्टर में आपका क्या दिक्कत रहती है कि आपका जो रेनफॉल होती है, वो रेनफॉल आपकी इंटरफेयर करती है यहाँ पे ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज से इंटरफेयर करती है रेनफॉल। यहाँ पे इजीली आपका रेनफॉल पास नहीं हो पाता, क्योंकि मानिए जब आप स्टेज पे आएंगे, जब आप हॉरिजॉन्टल रहेंगे, आपका आउटर एज हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो यहाँ पे वाटर को ड्रेन करने का जो स्लोप है वो नहीं रहेगा, तो आपका वाटर सीप कर जाएगा सबग्रेड में, और आपकी जो रोड है वो खराब हो जाएगी, स्वेलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। सो ये रहता है फैक्टर। और वहीं अगर आप दूसरा केस लें जहाँ पे कि आप क्राउन को शिफ्ट करते हैं, लेट से आपने दूसरे स्टेज में क्राउन को यहाँ शिफ्ट किया,
देन उसने आपको क्राउन, उसके बाद आपने क्राउन को यहाँ शिफ्ट किया, देन उसके बाद आपने यहाँ किया, पर ऐसे करके आपने सुपर एलिवेशन अटेन करा दिया। इस केस में क्या देख रहे हैं आप कि इस केस में हमेशा आपको ड्रेनेज की फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ से ड्रेनेज हो जाएगा और इधर से भी इजीली पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन के, जहाँ पे हम क्राउन को एलिमिनेट करते हैं बाय एलिमिनेटिंग द क्राउन इन 2 वेज। तो ये यहाँ पे समझाने वाली बात थी। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में असर्शन में कह रहा है कि रोटेटिंग द पार्ट्स ऑफ सरफेस ऑफ द रोड क्राउन एज अ पिवट। तो ये आपका क्राउन है और ये पिवट सेंटर वाला क्राउन आपका। तो ये कह रहा है इसके अबाउट अगर हम रोटेट करें तो ये इस तरह से रोटेट होगा और यहाँ पे ऐसे रोटेट होगा। तो यहाँ पे आपको इनर वाले साइड में क्या है, कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब आपकी रेनफॉल होगी वो ड्रेनेज में दिक्कत करेगी, यहाँ पे पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा इनर साइड में। सो हम ये प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये भी असर्शन में भी यही कह रहा है कि इज नॉट जनरली प्रेफर्ड। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। देन उसके बाद आपका रीजन क्या कह रहा है कि लोअरिंग ऑफ द लोअर एज इंटरफेयर्स विद द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द रोड। सो एकदम सही बात है, ये इसका रीजन भी हो गया एक तरीके से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं तो वाटर आपका ड्रेनेज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सो एक बारी से फिर से मैं इसको क्वेश्चन को समझा देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि जब आप रोटेट करते हैं सरफेस ऑफ द रोड को विद रिस्पेक्ट टू क्राउन एज द पिवट, तो हम ये प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज की दिक्कत होती है। तो ये बात सही है। आप देखा अपने क्राउन के अगर अबाउट हम इसको रोटेट करेंगे, इनर साइड में हमें कटिंग करनी पड़ेगी और जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका फाइनल डायग्राम ऐसा रहेगा, बट यहाँ पे जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल था वही तो यहाँ था आपका। तो अपना आप नॉर्मल ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जा चुके हैं। तो जो आपकी रेनफॉल गिरेगी, तो रेनफॉल होने के बाद आपका वाटर यहाँ पे सारा का सारा मूव ऑन कर जाएगा इस कटिंग वाले एरिया में और ये ड्रेनेज में प्रॉब्लम करेगा, यहाँ पानी आपका इकट्ठा रहेगा हमेशा। सो ये एक खराब चीज़ है। सो उसी का रीजन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि लोअरिंग ऑफ द लोअर एज इंटरफेयर्स विद द ड्रेनेज सिस्टम। सो एकदम सही बात है। सो इसकी वजह से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिजाइन स्पीड फॉर ए नेशनल हाईवे इज 100 kmph इफ द मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन इज 0.1। जो आपकी ई मैक्स है वो आपको 0.1 दे रखा है एंड द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15। देन द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन हाईवेज। सो आपको पता होना चाहिए जो आपका फॉर्मूला होता है E प्लस एफ ओवर 1 माइनस ई एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर। यहाँ पे आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है और ये जनरल फॉर्मूला होता है आपका। अगर आपकी साथ ही में जो आपकी ई की वैल्यू लेस देन, जो आपकी ई वैल्यू होती है इस पे भी लिमिट होती है, मतलब ये डिपेंड करता है थीटा पे। अगर अप टू द 20 डिग्री आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप ई प्लस एफ ओवर 1 माइनस ई एफ को लिख सकते हैं, 1 माइनस ई एफ को आप 0 लिख सकते हैं और यहाँ से वी स्क्वायर बाय 127 बाय आर ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। दैट इज ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 इंटू आर। सो ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली फॉर स्मॉल स्लोप लेस देन 20 डिग्री के लिए। अगर इससे ज़्यादा है, लेट से थीटा आपका 50 डिग्री है, उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 1 माइनस ई एफ को आप 1 नहीं लिख सकते, इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें यहाँ पे
तो जो रूलिंग मिनिमम रेडियस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रूलिंग मिनिमम रेडियस में आप ई मैक्सिमम लेते हैं और एफ की वैल्यू भी मैक्सिमम जो परमिसिबल है वो आप सिलेक्ट करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ मैं डायरेक्ट। ई है आपका 0.1 और एफ है आपका 0.15, देन आपका वी है आपका 100, वी स्क्वायर बाय 127 इंटू आर आपका रूलिंग हो जाएगा। सो यहाँ से आप रूलिंग को इधर लेफ्ट साइड ले आइए और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 100 स्क्वायर ऑन 127 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.15। सो 314.96 314.96 आपका आ रहा है अप्रॉक्स। सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। सो बी सही, इसका सही आंसर रहेगा। सो ये था सवाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो काफ़ी मैंने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। थोड़े आपको लग रहे होंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल लग रहा होगा, लेंदी लग रहे होंगे, बट मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपको मतलब जो फाइनल एग्जाम में बहुत ही ईजी मिलेगा। वहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल फिर कितना ही आ जाए आप इजीली वहाँ पे क्वेश्चन को कर लेंगे, वहाँ पे आप फंसेंगे नहीं। सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। इवन फिर आप गेट एग्ज़ाम दें या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे, किसी भी एग्ज़ाम में बैठे आप सभी टाइप के क्वेश्चन आपसे बने जाएंगे, क्योंकि हर इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। जो मेन जो होता है जहाँ पे मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं, आप हार्ड क्वेश्चन को क्रैक करके ही कर सकते हैं। इजी वाले कस तो सब करके लेवल पे आ जाते हैं, बराबर लेवल पे, बट इजी भी करना जरूरी है। अगर आपने इजी गलत कर दिया तो वैसे ही फिर आप पीछे हो जाते हैं। तो इजी और डिफिकल्ट दोनों को आपको साथ में लेके चलना है। और इस वीडियो में आई थिंक मेरे को पूरा कवर नहीं हो पाएगा, सेकंड पार्ट में भी लेना पड़ेगा। और दूसरी बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको अभी तक ये जो मैंने बताए हैं क्वेश्चन सही लग रहे हैं या फिर आपको कंटेंट सही पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट के भी जो है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज अपलोड करूँगा। और एक काम मैं एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपको कौन सा, ये भी आप बता दीजिए कमेंट में कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए जिसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं मेरे साथ, और सब मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और कोई भी डाउट हो या फिर कुछ आपको एरर लगा हो या फिर कुछ लेट से कैलकुलेट हम कर रहे हैं तो कुछ आंसर मिसमैच हो रहा हो तो वो भी आप यहाँ पे बता देना कमेंट बॉक्स में। सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डिजाइन स्पीड ऑफ ए 2-lane रोड इज 70 kmph व्हेन ए डिजाइन vehicle with a wheelbase of 7 meter is negotiating a horizontal curve on the road. The off tracking is measured as 0.12 मीटर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो इन्होंने क्या पूछा था, रिक्वायर्ड वाइडनिंग ऑफ द 2-lane रोड इज। सो जो आपको वाइडनिंग होती है वो आपकी मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस आपकी साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है, और ये हम कैलकुलेट करते हैं जब आपका रेडियस जो है लेस देन 300 हो। लेस देन 300 मीटर्स आपका जब रेडियस होता है उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका रेडियस 300 से ज़्यादा है तो उस केस में हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जो आपका मैकेनिकल वाइडनिंग है उसका फॉर्मूला होता है आपका n इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2r। यहाँ पे n आपकी नंबर ऑफ लेन्स होती है, l आपका व्हील बेस हो गई, लेंथ ऑफ व्हील बेस, और r आपका रेडियस हो गया। और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ये होता है आपका v अपॉन 9.5 अंडर द रूट r। तो यहाँ पे v जो रहेगा आपका kmph में रहेगा। तो इससे आप टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप निकाल सकते हैं। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपली इसमें वैल्यूज को रख दीजिए। तो यहाँ पे 2 लेन की ये रोड है, सो एन की वैल्यू आपकी 2 हो गई, और लेंथ ऑफ व्हील बेस आपको कितना दे रहेगा 7 मीटर्स। तो यहाँ पे 7 रखा और 2 इंटू आर आपका है रेडियस कितना गिवन है आपका, तो यहाँ पे आपको रेडियस गिवन नहीं है, बट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहेगी कि आपका ऑफ ट्रैकिंग जो है, सो ऑफ ट्रैकिंग जो होता है
ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, वो होता है आपका एल स्क्वायर अपॉन 2r। सो आपको सिंपली इन्होंने डायरेक्टली दे दी एल स्क्वायर अपॉन 2r की वैल्यू, इन्होंने आर दिया ही नहीं, सिंपली एल स्क्वायर अपॉन 2r की वैल्यू इन्होंने दे दी 0.12 मीटर। सो इस एल स्क्वायर अपॉन 2r को आप यहाँ रख दीजिए, तो ये आप डालेंगे अगर तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.12 प्लस बी हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं यहाँ पे, सो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा आपके एन की वैल्यू 2 है, एल स्क्वायर अपन 2r जो कि आपको ऑफ ट्रैकिंग होता है उसकी वैल्यू आपको 0.12 दे रखी है। देन उसके बाद आपका v दे रखा है आपको 70 kmph, तो v अपॉन 9.5 अंडर द रूट r, तो यहाँ पे आपको r तो निकालना ही पड़ेगा, यहाँ पे फंस गए हैं। तो जो ये इक्वेशन है आपकी ऑफ ट्रैकिंग की, यहाँ से आप r निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ से r हो जाएगा आपको, r आप एक साइड ले जाइए तो r हो जाएगा आपका एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.12, एल आपका 7 मीटर है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे 7 इसका स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 0.12, ये हो गया आपका 204.16 आपका ये रेडियस आ गया। इस रेडियस को आप यहाँ पे डालेंगे और आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये आपका निकल के आएगा यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 0.12 प्लस 70 अपॉन 9.5 अंडर द रूट 204.16 अपॉन 9.5 अंडर द रूट इज 0। सो ये आपका निकल के आ रहा है 0.755 मीटर। सो ये आपकी एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो गई। सो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग को। और अगर आपको पूछा होता कि टोटल कितना विड्थ हो जाएगा, तो आपकी वो हो जाएगी W प्लस WE। सो W आपकी विड्थ ऑफ पेमेंट हो जाएगी, तो 2 लेन थी, 2 लेन्स इंटू पर लेन की विड्थ 3.5 मीटर प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपकी 0.755। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल विड्थ ऑफ जो आपकी रहेगी पेमेंट की आफ्टर दी प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग। सो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका लगभग 0.756 आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ए रोड इज 1 in 15 if the rate of change of super elevation is 1 in 120 and the road width is 10 meter, then minimum length of transition curve। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछा है। सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो आपका होता है, एक फॉर्मूला होता है n इंटू ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ये आपका होता है जब आपकी जो पेमेंट है वो रोटेट हो रही है आपकी इनर एज के अबाउट, इनर एज रोटेशन के अबाउट, और अगर आपका सेंटर के अबाउट हो रही है अगर, तो उस केस में आपका n इंटू ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई 2 हो जाता है, ये आपका सेंटर के अबाउट रोटेशन हो जाए। तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान होंगे, बट इनको रटना नहीं है, इसको मैं एक इजी वे में आपको बताता हूँ बिना कुछ याद रखे, बिना कोई फॉर्मूला याद रखे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन इज 1 in 120। तो आपको इसका मतलब समझना है कि 1 in 120 का मतलब क्या है। सो 1 in 120 का मतलब हम समझ सकते हैं कि जब आप 120 मीटर की 120 मीटर जब आप चलेंगे रोड पे, तब जाके आपको 1 मीटर का राइज मिलेगा। सो इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। सो इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन कहते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि आपका 120 मीटर चलने पे आपका 1 मीटर का राइज हो रहा है, राइट। और आपको सुपर एलिवेशन अटेन कितनी करवानी है, वो आपको y अटेन करवानी है, और ये आपका ई है,
सो यहाँ पे अगर हम लगाएं साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि एंगल स्मॉल है, तो हम इस पर लिख सकते हैं E इक्वल टू वाई बाय, ये आपकी विड्थ है रोड की, वाई अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। तो यहाँ से आपकी जो राइज है वाई आर लिख लेते हैं इसको, वाई आर हो जाएगा आपका डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू ई। सो ये आपका राइज हो गया। सो अब यहाँ पे क्या है कि 120 मीटर चलने पे 1 मीटर का राइज आ रहा है। सो 1 मीटर चलने पे आपका 1/120 का राइज आएगा। देन उसके बाद आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन अगर चलते हैं तो वहाँ पे कितना राइज आएगा, 1/120 इंटू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सो इतना राइज आएगा, और ये राइज हमको कितना प्रोवाइड करना है टोटल, वो बराबर होगा आपके वाई आर के। सो वाई आर आपका ये रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू डालें तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू ई आपका सुपर एलिवेशन है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। ई इज योर सुपर एलिवेशन, दैट इज योर परसेंटेज, और रेट ऑफ सुपर एलिवेशन अलग चीज़ होती है। वो आपकी मतलब कि आप कितना डिस्टेंस चलने में कितना राइज दे रहे हैं उसको दर्शाता है, वो उस रेट को दर्शाता है। सो यहाँ से आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकल के आएगा। ये वैल्यू एन थी, इसको एन भी लिख सकते हैं या 120 लिख लो, 120 इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू ई। सो ये आपका आ गया, जो कि सिमिलर है उस फॉर्मूले के जो हमने अभी देखा था, दैट इज एन इंटू ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। सो ये वाला केस है जब आपकी इनर एज के अबाउट रोटेशन हो रहा है। अगर सेंटर के अबाउट होगा तो इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि सेंटर के अबाउट अगर हम करेंगे तो उस केस में हमारा फॉर्मूला यहाँ से लगेगा, ये राइज आपका वाई आर रहेगा, और जो आपका ये जो विड्थ है ये हाफ हो जाएगी आपकी। इस केस में हम हाफ ऑफ विड्थ लेंगे, वहाँ से ये डिराइव होता है। सो काफ़ी इजी फॉर्मूला है, आप इसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, और वरना ये समझने के लिए तो इस तरीके से मैंने समझा हुआ है। सो बस अब वैल्यूज को डालिए और आंसर निकालिए। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आ जाएगा 120 इंटू जो आपकी विड्थ दे रखी है रोड की वो 10 मीटर दे रखी है, और आपकी ई वैल्यू दे रखी है 1/15। तो ये अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो ये आपका निकल के आएगा 120 इंटू 10/15। सो 80 मीटर आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपकी निकल के आ रही है। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। सो आप देख रहे हैं कि काफी अच्छे खासे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एकदम, मतलब गेट एस्पिरेंट्स के लिए तो काफी हेल्पफुल है, और बाकी ईएसी और आपका एसएससी जेई वाले मेंस वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, और प्रीलिम्स में भी ये पूछ सकता है। इसका पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसका कुछ पार्ट पूछ लेगा। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। लाइक ये मेरा पहला पीवाईक्यू सीरीज है, तो मैं लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो रिकॉर्डेड है ये। तो मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको ये कुछ समझ में भी आ रहा है, या फिर जो भी आपको मतलब दिक्कत हो रही है, कोई समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे रिफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करूँगा। अगर हेल्पफुल, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप इसको ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो को, और वीडियो को आपने अनपॉज किया है तो लेट्स सी द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph इन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 240। यहाँ पे रेडियस और स्पीड दे रखी है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम कैलकुलेट करते हैं एज पर 3 क्राइटेरिया, जिसमें पहला है आपका प्लेन और रोलिंग के लिए आपका होता है 2.7 वी स्क्वायर बाय आर, और आपका माउंटेनियस के लिए होता है, माउंटेनियस एंड स्टीप के लिए वी स्क्वायर बाय आर। देन उसके बाद आपका सेकंड होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू वी क्यूब अपॉन सी आर, दैट इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और यहाँ पे सी की वैल्यू आपकी होती है 80/75 प्लस वी। यहाँ पे वी की एम पी रहेगा आपका,
और जो थर्ड रहता है आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वो आपका n इंटू वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई रहेगा और इनर इनर एज रोटेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। सो आप देख पा रहे होंगे कि आपको वेलोसिटी गिवन है और रेडियस गिवन है। तो आप यहाँ से 2.7 वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वी स्क्वायर आपकी 80 है और रेडियस आपका 240। सो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका निकल के आएगा 72 मीटर्स आपका ये निकल के आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा आर रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल कर्व पोर्शन ऑफ ए 2 लेन हाईवे जिसकी की लेंथ दे रही है आपको 300 मीटर, विड्थ दे रखी है 7.5 इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, सेटबैक डिस्टेंस इन रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पेमेंट। तो यहाँ पे आपको स्टॉपिंग आपका सेटबैक डिस्टेंस निकालना है और यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ कर्व दे रखा है 300 मीटर के अराउंड। पेन चेंज कर लेते हैं अपन। सो जब आप सेटबैक डिस्टेंस निकालते हैं तो आपकी दो केस बनते हैं। एक होता है आपका लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और दूसरा होता है आपका लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा केस है। लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व हमें गिवन है 300 मीटर्स और जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो आपका 80 मीटर्स आपको गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फर्स्ट केस एप्लीकेबल है। तो ये इसको डायग्राम की फॉर्म में देखें अगर, तो ये आपका कर्व है जो कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका कहीं यहीं पे खत्म हो गया। ये आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है जो कि हम कैलकुलेट करेंगे। ये आपका एस एस डी है और ये आपका लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व है जो आपका पूरा यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सेटबैक डिस्टेंस होता है वो आपका होता है, अगर हम इसको देखना चाहें जो आपका आपका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो आपकी सेंटर ऑफ इनर लेन से हम कैलकुलेट करते हैं। सेंटर ऑफ इनर लेन से जो आप इसको मिलाएंगे अगर, तो सेटबैक डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ द पेमेंट से, तो ये आपका पेमेंट का सेंटर है, यहाँ से आपका ऑब्स्ट्रक्शन तक का डिस्टेंस मतलब कि ये वाला डिस्टेंस आपका रहेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेडियस आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ द रोड से इसकी ओरिजिन तक। देन उसके बाद आपको ये आर डिस्टेंस रहेगा। तो हमें क्या करना है कि इस टोटल में से यहाँ पे इसको मैं बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, छोटे में समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा ऐसे हो गया है। इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि जो आपका होता है आर माइनस डी इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है और इसको डायग्राम के थ्रू अगर हम समझना चाहें अगर, तो यहाँ पे मैं साइड में समझाता हूँ। ये आपका लेंथ ऑफ कर्व है
लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, और ये पेमेंट है आपकी 2 लेन, सेंटर है इसका इसका यहाँ पे सेंटर है हमारा। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम है आपका, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपकी वैल्यू जो है वो लेंथ ऑफ कर्व से कम है, और जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो आपकी इनर लेन के सेंटर से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका इनर लेन का सेंटर है, और इन दोनों को मिला दोगे और आप, तो ये आपकी, और यहाँ लेट्स सी ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सेटबैक डिस्टेंस आपकी सेंटर ऑफ द पेमेंट से लेके ऑब्स्ट्रक्शन तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन की डिस्टेंस को हम सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं, कि ये तो आपको प्रोवाइड करना ही है जब आप कर्व पे हो, ताकि आपको इजीली एक व्यू मिल सके कि यहाँ से कोई व्हीकल ट्रेवल कर रहा है लेट्स से, तो उसको इजीली यहाँ से दिख सके, साइड डिस्टेंस प्रॉपर मिल सके, ताकि कोई कोलिजन के चांसेस कम हो। ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एन। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, और जो आपका सेंटर है रोड का, सेंटर ऑफ रोड और ओरिजिन के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये रेडियस है आपका आर। साथ ही में जो आपका हाफ ऑफ विड्थ ऑफ इनर लेन है, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये डिस्टेंस आपका डी होता है, डी एंड डी। सो आउटर लेन के लिए भी ऐसे ही होगा। सो 4D इक्वल टू टोटल विड्थ, दैट इज 7 मीटर आई थिंक, जितना गिवन है। तो यहाँ से डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 7/4। तो जो आपका ये एम निकालना है हमें, तो एम क्या होगा आपका, आर रेडियस है आपका सेंटर से सेंटर। सो हम क्या करेंगे, आर में से ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे, ये आपका ये वाला। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें आर में से डी घटाना पड़ेगा, ताकि इस पॉइंट से हम यहाँ आए, और जो कि इनर लेन के सेंटर में है। तो यहाँ से आप इसका कॉस कंपोनेंट ले लेंगे, ये लेट से ये अल्फा एंगल है, सो इसका हाफ जो रहेगा, ये अल्फा एंगल आपका, टोटल आपका अल्फा एंगल है, और ये आपका सेंटर वाला अल्फा/2 हो गया। सो ये डिस्टेंस जो रहेगी आपकी यहाँ से यहाँ तक की, इसको दूसरे पेन से, सेंटर ऑफ इनर लेन से लेके आपकी ओरिजिन तक, ये आपकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, r - d रहेगी है ये डिस्टेंस। आई होप आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा डायग्राम ऐसे हो गया है। तो ये r - d हो गई। अब इसकी अगर आप ये कंपोनेंट लेंगे, जो कि आपका ये वाला डिस्टेंस है, वो आपका r - 2 cos अल्फा हो जाएगा। सो टोटल लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक की r थी, जिसमें से आपको ये निकालना है, तो आप ये वाला पोर्शन घटाएंगे, तो जो कि आपका r - d cos अल्फा है, वहां से आपको m मिल जाएगा r - d इंटू cos अल्फा/2। सो ये आपका सेटबैक डिस्टेंस हो गया। और अल्फा के निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो आपका कर्व है ये, यहाँ पे आपका ये SSD है, जैसा आपका पूरा ये डिस्टेंस SSD है पूरी। तो कर्व की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू L/R। सो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू SSD/r - d लेंगे, या फिर r लेंगे, आप बताइए। क्योंकि हम SSD देख रहे हैं, और SSD आपका इनर लेन, सेंटर ऑफ इनर लेन से निकालते हैं, ये आपका इनर लेन के सेंटर से होते हुए है SSD का डिस्टेंस। ये वाला पॉइंट तो आपका सेंटर ऑफ पेमेंट है, और इनर लेन का सेंटर आपकी ये है, जहाँ पे कि हम SSD कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू L/R, तो r - d हो जाएगा। सो ये आ गया आपका रेडियन में, इसको डिग्री में करेंगे, सो ये हो जाएगा आपको 180/5 डिग्री में आ गया। और अल्फा/2 निकालना है आपको, तो डिवाइड/2 दोनों तरफ कर देंगे। सो यहाँ से आप अल्फा/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वैल्यू का मैं निकालना चाहूँ, SSD 80 देगा आपको, इंटू 180 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय r आपको दे रखा है।
आर दे रखा है आपको 300 मीटर। सो यहाँ पे अगर आप आर लिखेंगे, सो आर हो जाएगा आपका 300 मीटर माइनस डी हो जाएगा आपका 7.5/4। 7.5 आपकी टोटल विड्थ थी, तो 7 जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था 4D इक्वल टू टोटल विड्थ जो 7.5 है, 7 नहीं है, 7.5 मीटर। यहाँ से डी हो जाएगा का 7.5/4। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये आपका निकल जाएगा 7.68 डिग्रीज। अल्फाबेट 2 की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आप यहाँ पे इसको डालिए, यहाँ से आप m निकाल लेंगे, यहाँ से आपका m आ जाएगा 300 माइनस 7.5/4 cos 7.687 7.687। तो यहाँ से आपकी m वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे इसे। सो आपकी m वैल्यू आएगी 4.55 मीटर्स। ये आपका आंसर होना चाहिए, देखते हैं क्या आंसर गिवन है। सो 4.55 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो देखते हैं आप कितना मतलब सही क्वेश्चन है। ये तो वाला केस है जब आपका लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व ज़्यादा है। जब आपका लेंथ ऑफ सर्कुलर कम हो जाता है, उस केस में आपको एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, जो कि आपका जो कि आपका s माइनस एल सी साइन अल्फा/2 होता है, वो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता है। सो वो हम किसी और क्वेश्चन में देखेंगे अगर आगे आया तो। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है 14 नंबर। यहाँ पे maximum super elevation to be provided on a road curve जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन 1 in n 120 दे रखा है और विड्थ दे रही 10 मीटर। सो ये वही फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू n इंटू ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। यहाँ से आप इसको करके सॉल्व कर लेंगे। सेम क्वेश्चन आई थिंक ये, इसका आंसर आई थिंक 80 आ रहा था। तो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्या आपका आंसर आ रहा है, और कमेंट में बताइए सबका आंसर। सो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, बाकी अगली वीडियो में कवर करेंगे जो आपका बचा हुआ पार्ट्स है, लाइक वर्टिकल कर्व्स बचे हुए हैं और आपका ट्रैफिक वाला पार्ट है, देन उसके बाद पेमेंट है। सो आई थिंक नॉट मोर देन 50 क्वेश्चन विल बी देयर। तो बाकी पार्ट हम उसमें कवर करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वाली। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये लेक्चर, PYQ सीरीज, और हेल्पफुल लगी होगी। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा आपको लगा, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ मैं बनाऊँ। तब तक के लिए अपनी तैयारी बेस्ट करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।